प्रिय दोस्तों, प्रवेश के पश्चात आपका हिंदी विभाग में स्वागत है। स्कूल से निकल कर के आप महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। एक नया माहौल होता है। हालांकि इस बार आप जो महाविद्यालय शिक्षा का जो एक माहौल होता है उससे पूरी तरह परिचित नहीं हो पाएंगे। कोरोना के कारण भौतिक रूप से जो कक्षाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो आपको भी इस तरह वीडियो के माध्यम से अध्ययन करना पड़ेगा जब तक कि हमारे कॉलेज पूरी तरह से नहीं खुल जाते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा प्रोफेसर मंजू मैडम ने पूर्व में आपसे कर दी है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। और आवश्यकता हुई और आपकी मांग हुई तो उस पर फिर से चर्चा कर ली जाएगी। आपके पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यास द्वितीय प्रश्न पत्र में हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इन पे ही थोड़ी सी बात शुरुआत में करूँगा। तो ये एक अपना परिचयात्मक कालांश तो है ही, उसके अलावा आज हम शुरुआत कर देंगे कहानी पर। हम जानेंगे कि कहानी क्या है, उसके बाद कहानी का इतिहास क्या है, तभी हम आज तक जो कहानियाँ सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उनके बारे में पूरी तरह से विचार करने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं है कि आज तक आपने कहानियाँ पढ़ी नहीं होगी, निश्चित रूप से पढ़ी है और सुनी भी है। और सुनी तो आपने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब से समझ पकड़ी है बचपन से ही आप सुनते आए हैं। चाहे दादा दादी से सुनो, चाहे नाना नानी से सुनो, चाहे चाचा चाची से सुनो, ताई ताऊ से सुनो, किसी से भी सुनो, लेकिन सुनते आए हैं। लेकिन कभी भी आपने विचार नहीं किया कि ये कहानी है क्या, जो हमको इतनी अच्छी लगती है। अधिकांश को अच्छी लगती है, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि अच्छी लगती है। हो सकता है कुछ को नहीं लगे। तो सबसे पहला सवाल, जब आप कहीं भी चर्चा में बैठोगे और आप कहोगे कि मैंने तो बहुत सी कहानियाँ पढ़ी है या बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, और सामने वाला प्रश्न कर दे कि ये कहानी क्या है, तो क्या हम जवाब दे पाएंगे? हम अच्छी तरह जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। तो आज हम कहानी को जानने के संदर्भ में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कहानी क्या है। और हो सकता है कि हमारे कई व्याख्यान कहानी को जानने पर ही हो जाए कि कहानी क्या है। विभिन्न विद्वानों ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है और उसके आधार पर कहानी का लक्ष्य क्या हो सकता है, कहानी का स्वरूप क्या बनता है और कहानी के तत्व क्या होते हैं। ये विचार करना कहानी क्या है या कहानी को समझें, कहानी को जानें, उसके अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला सवाल वही उठता है और उसी पे हम चर्चा करते हैं कि कहानी क्या है। आपके मन में जो है, अब तक की जो जानकारी है, वो आप ज़रूर मन में पुनरावृत्ति उसकी कर लीजिए। कहानी से छोटा सा बच्चा भी परिचित हो जाता है नाम से, और हम जानते हैं कि ये कहानी अनेक नामों से प्रचलित है। उनमें से आख्यायिका, गल्प इत्यादि जो है नाम हमारे सामने हमेशा रहे हैं।
और कथा नाम भी इसके लिए चलन में रहा है। और आपके जो संकलन है उसमें भी शायद कथा प्रसून या ऐसा सही कोई नाम दिया होता है। और ये कहानी आधुनिक युग की एक प्रमुख विधा है। आधुनिक जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें कहानी एक प्रमुख विधा है जो मन की भावों को प्रकट करने के लिए काम में ली जा रही है और सबसे लोकप्रिय भी है। कविताएं वगैरह सब इसके पीछे हैं। ठीक है, संख्या में कविताएं ज़्यादा आती होंगी क्योंकि उनको लिखना थोड़ा सरल होता है। छोटी कविता भी लिख सकते हैं, हालांकि बड़ी कविताएं तो नहीं आती। छोटी छोटी कविताएं आज की तारीख में खूब आ रही हैं, लेकिन कहानी को लिखना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो विधा सबसे अधिक उपयोग में ली जा रही है वो है कहानी। और अब तक प्रगति करते करते इस कहानी ने साहित्य में प्रमुख स्थान बना लिया है और एक अन्य विधाओं से इसका अलग स्वयं का एक स्थान बन गया है। जहाँ तक इसके विकास का सवाल है, लंबा चौड़ा तो हम बाद में करेंगे जब हिंदी का विकास क्रम को जानेंगे, लेकिन ये तो सवाल आएगा कि कहानी कब से चल रही है। तो जब से हिंदी में खड़ी बोली प्रारंभ हुई तब से हिंदी कहानी का विकास हुआ। आधुनिक युग की बात करें हिंदी में, उससे पूर्व अधिकांश जो साहित्य हमारा रचा जा रहा था वो पद्य में ही रचा जा रहा था और तब से कहानी निरंतर चली आ रही है। ये तो मैं खाली हिंदी की बात कर रहा हूँ। और इससे कब से कहानी आई, तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य ने जब से समझ पकड़ी होगी तब से कहानी किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन में जुड़ी रही होगी। तो मनुष्य का जीवन और कहानी लगभग बराबर की उम्र में है, भाषा चाहे कुछ भी रही हो सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हिंदी में जब से खड़ी बोली का विकास हुआ तब से कहानी की रचना लगातार सतत रूप से चलती रही है और हिंदी साहित्य में भी कहानी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। और कहानी का जो वर्तमान स्वरूप आप लोग देख रहे हैं उस पर निश्चित रूप से भारतीय परंपरा का तो प्रभाव है ही, उसके साथ साथ पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव भी पूर्णतया दिखाई देता है और दोनों रूप मिलकर के कहानी का एक नया रूप हमारे सामने आ जाता है। अब ये तो है कहानी का सामान्य परिचय। अब आते हैं कि जब हम विचार कर रहे हैं कि कहानी क्या है, तो क्या विद्वानों ने इस पर नहीं सोचा होगा, साहित्यकारों ने इस पर नहीं सोचा होगा, विभिन्न रचनाकारों ने भी इस पर विचार निश्चित रूप से किया होगा। तो उन लोगों ने कहानी पर क्या सोचा? कहानियाँ लिखी तो सही, लिखने के साथ साथ जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर रचना करता है, किसी विधा में रचना करता है, तो निश्चित रूप से उसको उस विधा का ज्ञान होता है, तभी उसमें रचना कर पाता है। तो उन्होंने जो बताया उसको हमने परिभाषाओं के रूप में लिया है, या कहीं कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो उनके विचारों के रूप में लिया है। तो चलिए सबसे पहले विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हम दृष्टिपात करते हैं, जो कि विद्वानों द्वारा समय समय पर दी गई या बताया गया कि कहानी क्या है। अब इन परिभाषाओं में क्या बताया है उसमें उन लोगों का, उनका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण था
अपना अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण था। उसी के आधार पर, उस दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने अपने अपने पक्ष को इन परिभाषाओं में स्पष्ट किया है। अतः हमें हिंदी की कहानी की परिभाषा को समझने के लिए इन सब विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। सबका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों द्वारा दी गई है उनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे। जैसे बाबू गुलाब राय है, जैसे हम दो तरह से करेंगे। एक तो भारतीय विद्वान, उन्होंने हिंदी कहानी की परिभाषा के रूप में क्या बताया। दूसरे पाश्चात्य विद्वान। हिंदी विद्वानों पर हाँ यहाँ हम अधिक जोर देंगे और पाश्चात्य विद्वानों पर कम ध्यान देंगे। हिंदी में हम गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार, श्री कृष्णलाल, प्रेमचंद, श्री राय कृष्णदास, इलाचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार इत्यादि इत्यादि के नाम जानेंगे। उन्होंने क्या बात कही है कहानी के बारे में, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय एक प्रमुख साहित्यकार हुए हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी समझ साहित्य के प्रति काफ़ी अच्छी रही है और इसके साथ साथ पुराने समय में जो विद्वान होते थे उनकी संगीत पर भी अच्छी पकड़ होती थी, तो संगीत के भी जानकार होते थे और वो जानकारी इनकी इस परिभाषा में हमको दिखाई दे जाती है। जब वो कहते हैं कहानी की परिभाषा बताते हुए कि कहानी वह ध्रुव पद की तान है, कहानी वह ध्रुव पद की तान है। अब देखिए ध्रुव पद क्या है, संगीत की एक राग है, संगीत की एक तान है और ये संगीत की तरफ कहानी को ले जा रहे हैं, अर्थात कहानी की तुलना भी संगीत से कर रहे हैं। और वाकई में कहानी का जो एक तारतम्य है, कहानी में जो एक लय है, वो संगीत की तरह ही है। तो हमें इनकी परिभाषा को यहाँ देखना है और मैं आपके सामने उस परिभाषा को स्पष्ट करता हूँ। कहानी ध्रुव पद की वह तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। कहानी ध्रुव पद की वह तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक ही क्षण में चित्र को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने में भी नहीं होता। जिस तरह से ध्रुव पद की तान तुरंत ही अपनी लय को प्राप्त कर लेती है और गायक अपनी संपूर्णता की तरफ तुरंत ही पहुंच जाता है, उसी तरह कहानी भी जो बात कहनी है वो लंबा नहीं खींचती है, बल्कि जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को लेकर के वो कहानी चलती है, वो जल्दी ही माधुर्य से परिपूरित होकर के हम लोगों को वो आनंद दे देती है। अब आप कोई लंबी चौड़ी कोई विधा की कोई चीज़ पढ़ेंगे, उसमें जितना आपको आनंद आएगा उससे अधिक आनंद एक कहानी को पढ़ने से आ जाएगा। जैसे ये कह रहे हैं कि जितना रात भर गाना सुनने से भी आनंद नहीं आता, उतना आनंद हमें इस ध्रुव पद की तान को थोड़े समय सुनते ही आ जाता है। एक दूसरे विद्वान हुए हैं जैनेन्द्र कुमार। हिंदी कहानी में इनकी एक अलग पहचान रही है। और ये हिंदी के चेखव कहलाते हैं। चेखव एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं रूस में, रूसी भाषा के। उनकी भी अपनी एक शैली थी और जैनेन्द्र कुमार की शैली भी उनसे मिलती है। तो इन्हें
भारत का चेखव कहा जाता है। इनके अपने ही विचार हैं अलग तरीके से कहानी के लिए। ये कहानी को भूख से जोड़ते हैं। भूख आपको पता है, हर व्यक्ति को पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि भूख में क्या होता है। तो आप कहते हैं कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती है, चिंताएं होती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती है, चिंताएं होती है, और उन सभी का उत्तर, उनका समाधान खोजने का, पाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। सवाल उठते हैं और सवालों के जवाब भी निश्चित रूप से पाने की कोशिश की जाती है। कहानी उसी खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। ये काफ़ी वैज्ञानिकता की तरफ कहानी की परिभाषा को ले गए हैं। जिस तरह से विज्ञान में पहले प्रश्न उठते हैं, समस्या पैदा होती है, फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास होता है और वो तरह तरह से किया जाता है, तो उसी तरह साहित्य में भी, जीवन में भी हमारे अनेक सवाल उठते रहते हैं। उन सवालों का समाधान खोजने का प्रयास भी हर मनुष्य करता है। तो वो जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का समाधान खोजने का सतत प्रयत्न जो करते रहते हैं, उनका एक प्रयत्न जो है उसका उदाहरण कहानी है। अर्थात समस्याओं को खोजने का एक तरीका ही कहानी है जो कि गद्य में है। हालांकि गद्य का शब्द का प्रयोग यहाँ इन्होंने नहीं किया, लेकिन वो अपने आप इस कहानी में, इस परिभाषा में समाहित हो जाता है। एक तीसरे विद्वान श्री कृष्णलाल इन्होंने कहानी पर चर्चा करते हुए हमको बताया, तो इसमें उन्होंने आधुनिक कहानी शब्द का प्रयोग किया है। ये कहते हैं कि आधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक रूप है। आधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक रूप है जिसमें एक कल्पना शक्ति के सहारे कम पात्रों एवं चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक का चरित्र, वातावरण, दृश्य अपने प्रभाव की सृष्टि करता है। मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अपने प्रभाव की सृष्टि करता है। इसमें कई तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी आपने किया। सबसे पहले तो इन्होंने सिर्फ कहानी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि आधुनिक कहानी शब्द का प्रयोग किया। फिर हिंदी को कला का रूप भी माना है, और कैसी कला, जो विकसित हो गई है। तीसरी चीज़ इसमें आवश्यक जो मानी है वो है कल्पना शक्ति। कहानी में कल्पना की आवश्यकता होती है, और जो कहानी के लिखना चाहता है उसमें कल्पना शक्ति का होना अति आवश्यक है, अन्यथा कहानी का लेखन अच्छा नहीं हो पाएगा। और उस कल्पना शक्ति के माध्यम से क्या खास बात उभर के आएगी, वो ये है कि इसमें कम से कम पात्र होंगे या चरित्र होंगे। अधिक होंगे तो भीड़ हो जाएगी और कहानी अपना स्वरूप खो देगी। और कम से कम घटनाएं और प्रसंग होंगे, और उनकी सहायता से
एक मनोवांछित कथानक बनाया जाएगा और उसके माध्यम से चरित्र, वातावरण, दृश्य जो कहानी में बनेंगे वो अपना प्रभाव पैदा करेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के कहानी चलती है वो पूरा होगा। तो आज के हमारी जो वार्ता है, जो हमारा व्याख्यान है, वो मैं यहीं पर उसको विराम दूंगा, क्योंकि पहला व्याख्यान है और बहुत अधिक लंबा करना ठीक नहीं होगा। तो अन्य परिभाषाएं हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो कहानी का एक स्वरूप, कहानी के लक्ष्य वो उभर करके हमारे सामने आ जाएंगे कि कहानी क्यों लिखी जा रही है, कहानी कैसी होती है, वो सारी बात, सारा खाका, सारा ढांचा हमारे सामने उभर करके आ जाएगा और हमारी समझ बढ़ जाएगी। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे हम अन्य लोगों को भी बता सकेंगे कि कहानी क्या है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।